अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर सादिया। कैसे हैं आप? आपको याद होगा लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर हारून नबी आए थे, और जो कि ही इज़ अ प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। और आज फिर से हमने इन्हें मधु किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम का फ़ायदा उठा रही हूँ, जो टाइम आपका कनाडा में गुजरता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को एज स्किन रिलेटेड डिजीज़ से और कंडीशन से आपसे नॉलेज लेके उन तक पहुँचाऊँ, और ताकि उनको भी कुछ आइडिया ज़्यादा हो। डॉक्टर साहब, आज क्योंकि ये कनाडा का मौसम हर वक्त चेंज होता है, डिफरेंट इंसेक्ट बाइट्स होती हैं, एलर्जिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो काइंडली ज़रा अर्टिकेरिया और एलर्जीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, अर्टिकेरिया ये एक ऐसे सबसे कॉमन स्किन डिजीज़ जो है अर्टिकेरिया, या इसको हम हाइव्स भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और उर्दू में इसको तप्फड़ और छपाकी भी कहते हैं। बिल्कुल सही। और इसकी ये इतनी कॉमन है कि कहते हैं कि हर बंदे को ज़िंदगी में एक दफ़ा अर्टिकेरिया का अटैक ज़रूर होता है। बिल्कुल सही। दी मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि ये टेम्परेरी होता है, ट्रांजिट होता है जी। और एक्यूट अटैक जितने भी होते हैं वो उनकी लाइफ 4 to 6 वीक्स होती है। लेकिन असल प्रॉब्लमेटिक जो है वो है क्रॉनिक अर्टिकेरिया। और क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो है वो 6 वीक्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद जब शुरू हो जाए तो समटाइम्स इट कैन गो अप टू ईयर्स। और क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स जो हैं फिर काफ़ी देर तंग होते रहते हैं। इसकी बहुत सारी काजेज़ हैं, और लेकिन 80% पेशेंट्स में ये इडियोपैथिक होता है, इसकी कोई काज नहीं होती। और सिर्फ आपकी जो स्किन होती है ये उसमें एक एलर्जन का लेवल जो है IgE उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उससे मास्ट सेल स्टिमुलेट होते हैं और जो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं, और उससे स्किन में ये बार बार अर्टिकेरिया होता रहता है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स इसके कॉमन है, लाइक कुछ लोगों में ये पेन किलर्स वगैरह, कुछ में वायरल इन्फेक्शंस हो गए उसकी वजह से, सोर थ्रोट की वजह से, बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से, और कुछ लोगों में ये थायराइड डिजीज़ की वजह से भी कॉमन होता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो इसकी काज है वो इडियोपैथिक विदाउट एनी काज अंडरलाइंग फैक्टर। बच्चों में पेट के कीड़े ज़रूर सोचने चाहिए, और बड़ों में जो है ना, जो हम कॉमनली जो स्पेशली इन पाकिस्तान हेपेटाइटिस B, C इसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, और साथ इसके थायराइड डिजीज़ को भी देखते हैं और सोर थ्रोट को भी देखते हैं। और ड्रग हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रग हिस्ट्री में यानी कि मेडिसिन हिस्ट्री, जी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम एक रूटीन में हम लेते रहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ टाइलेनॉल और एडविल और इसी तरह ये जो कॉन्स्टिपेशन की चीज़ें ओवर द काउंटर मिलती हैं, उनको आप मेडिसिन में काउंट करते ही नहीं हैं। इसी तरह बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो वेट लॉस के लिए ओवर द काउंटर मिलती हैं, जिन्हें हर्बल मेडिसिन कहते हैं, वो भी समटाइम्स ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। लेकिन लकीली इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। आसान इस तरह कि आपको ओवर द काउंटर जितनी भी एंटी हिस्टामिन्स बनती हैं वो आप यूज़ करें, लेकिन उसका यूज़ कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि कम से कम 3 to 6 वीक्स फॉर इनिशियल अटैक। अगर 3 to 6 वीक्स में आपको लगता है कि दवाई लेते हुए आपको कोई किसी किस्म का दोबारा अटैक नहीं हुआ, तो आप दवाई को आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करके बंद कर सकते हैं। कई दफ़ा इसमें अटैक फिर भी हो जाता है, जिससे आँखें, होंठ, नाक और जेनिटल एरियाज़ उनकी भी स्वेलिंग हो सकती है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है कि अगर ये गले को इन्वॉल्व कर ले और ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाए, दैट इज़ द रियल। मैं यही डॉक्टर साहब से पूछने वाली थी। कुछ लोगों को देखा है कि इतना सीवियर अर्टिकेरिया होता है कि वो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रीथ। जी, वो एक इमरजेंसी है। इसके अलावा अगर फुल बॉडी पे भी अर्टिकेरिया हो, देयर इज़ नथिंग टू वरी। लेकिन अगर थोड़ा सा अर्टिकेरिया हो और सांस की डिफ़िकल्टी हो रही हो, यू हैव टू गो टू इमरजेंसी। राइट। और उस केस में एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। अदरवाइज एक्यूट अर्टिकेरिया में नॉर्मली ये एंटी हिस्टामिन्स दे आर मोर देन इनफ, ट्वाइस ए डे, जो भी ओवर द काउंटर आपको। डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बताया कि इसका हमें ट्रीटमेंट एटलीस्ट 3 वीक्स ज़रूरी है, 3 to 6 वीक्स। 3 to 6 वीक्स। तो ये 3 to 6 वीक्स लगते हैं वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको
काम डाउन करने के लिए, बट इट कैन गेट एक्टिवेटेड एट एनी टाइम। अगर वो एलर्जन फिर मिल जाए तो फिर दोबारा एक्टिवेट भी हो सकता है। एक और बात इसमें ये है कि अगर पेशेंट जो एक्यूट की लिमिट को क्रॉस करके क्रॉनिक अर्टिकेरिया में चला जाए जी, तो फिर हमें ये ट्रीटमेंट 3 to 6 मंथ्स लेना पड़ेगा, ओके, ताकि स्किन जो है ना कूल डाउन हो जाए। कूल डाउन। और इसमें स्टीरॉइड्स, सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स को अवॉइड करना चाहिए। सिस्टेमिक एंटीहिस्टामिन्स का कोई इतना ख़ास बड़ा रोल नहीं है, जिस तरह हमारे उधर हर इमरजेंसी में जाते ही पेशेंट को सोलोकॉटिव या एविल का इंजेक्शन लगाते हैं। जी जी, उसका फ़ायदा सिर्फ उस सूरत में है जब पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो, राइट, वरना नॉर्मली देयर इज़ नथिंग टू वरी। राइट, और लॉन्ग टर्म एंटीहिस्टामिन्स आर सेफ इवन इन द चिल्ड्रन। अगर बच्चों में भी है तो उनको अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एंटीहिस्टामिन देना पड़े 3 to 6 मंथ्स, इट्स सेफ। और बड़ों में तो कई दफ़ा, जिस तरह मैंने बताया, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चाहिए होती हैं। कई दफ़ा एक एंटीहिस्टामिन सूट नहीं करती तो हम ग्रुप चेंज करके दूसरी एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, वो नहीं सूट करती तो कोई और ऐड कर देते हैं। और साथ साथ हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स को भी, जिस तरह कुछ लोगों को चाइनीज़ फूड में जी, वो जो सॉल्ट है, चाइनीज सॉल्ट जो है जी, उससे कई लोगों को बड़ा ट्रिगर हो जाता है, कई लोगों को सी फूड से हो जाता है। और जिन लोगों को अगर लकीली ट्रिगर फैक्टर पता लग जाए तो काइंडली अगर वो अपना ट्रिगर फैक्टर आउट कर दें, तो जिस तरह एग, नट्स, कॉमन ट्रिगरिंग डाइट्री, जिस तरह एग हो गए, नट्स हो गए, और इसी तरह ये चाइनीज़ फूड है उसमें चाइनीज़ साल्ट स्पेशली, और इसी तरह जो है सी फूड, और कुछ लोगों को बीफ से भी हो जाता है जी, तो उनको इन चीज़ों से कुछ अरसे के लिए अवॉइड करके दे कैन कंट्रोल देयर डिजीज़। राइट, इसी तरह अगर इसकी आजकल जो सबसे एक लेटेस्ट अपडेट है, वो एक इंजेक्शन आया है, दैट इज़ विद द नेम ऑफ ज़ोलेयर के नाम से है जी, और उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर उसको 3 to 6 मंथ्स उसके इंजेक्शन लगते हैं मंथ से मंथ, राइट, तो उससे फिर बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। राइट, और समटाइम्स जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट जिनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो वो इससे बड़े अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। राइट। सो नाज़रीन, अभी डॉक्टर साहब ने जैसे मैं बताया कि अर्टिकेरिया दो किस्म से है, एक्यूट हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, और यूजली एज इट हैपन्स कि इसके जो एलर्जेंस हैं या ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं वो हमारे डाइट से बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कई लोगों को नट्स से हो जाता है, चाइनीज सॉल्ट से हो जाता है। एक तो वी हैव टू रिकग्नाइज दोज एलर्जेंस कि वो क्या हैं। दूसरा ये कि जो हम ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं दे कैन अल्टीमेटली लीड टू अर्टिकेरिया ऑल्सो, उनके बारे में भी हमें ख्याल करना है। लेकिन ये खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ, इट इज़ कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ओनली अगर ये आपके ब्रीदिंग को डिस्टर्ब कर सकती है, या कि थ्रोट पे अगर इफेक्ट कर रही है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, तो देन इट इज़ रियली एन इमरजेंसी, देन यू शुड रश टू द इमरजेंसी, खुदा ना खास्ता कुछ और ना हो जाए। सो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि शिंगल्स यहाँ पे बहुत पाया जा रहा है, और बार बार आता है कि इफ़ यू आर अबव 50 तो आप शिंगल्स का इंजेक्शन लगवाएं, दैट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। तो एक ये भी बताइए कि शिंगल्स की जो किन लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है, और क्या ये इंजेक्शन वाकई लगवाना चाहिए? जी, इसमें शिंगल्स जो है ना, इसको हम वेरिसिला जोस्टर भी कहते हैं जी, और ये एक्चुअली चिकन पॉक्स की बड़ी बहन है। अच्छा, और इसमें जो बिगनिंग है, जी, अगर किसी को लाइफ में एक दफ़ा चिकन पॉक्स हो जाए, राइट, जब एक दफ़ा बॉडी में ये वायरस चला गया जी, तो फिर ये रीएक्टिवेट दोबारा हो सकता है। राइट, तो इसकी जो सबसे पहली प्रिवेंशन है वो ये है कि बच्चों में आप चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है वो ज़रूर लगवाएं, और उससे जो है ना फिर इसकी एरेडिकेशन या अटैक ऑफ चिकन पॉक्स का चांस कम हो जाता है। और जब चिकन पॉक्स का कम होगा तो डेफिनेटली वेरिसिला जोस्टर का भी चांस कम हो जाता है। राइट, तो इसमें ये इसका एक फ़ायदा एक और भी है कि अगर चिकन पॉक्स बचपन में हो जाए तो बहुत मामूली होता है। जो जो एज बड़ी होती जाती है तो चिकन पॉक्स का अटैक भी सीवियर होता जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं। एंड सेम इज़ ट्रू विद द वेरिसिला जोस्टर। वेरिसिला जोस्टर जब भी होता है तो हम अंडरलाइंग जो पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी को भी चेक करते हैं, या जिसको शिंगल्स कहते हैं। और ये इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक नर्व रूट को इन्वॉल्व करता है, वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर फेस का वन साइड होगा, और लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब ये आई को इन्वॉल्व कर ले, या अगर इसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाए। और
इस जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ लिमिटिंग, कि इनकी एक लाइफ है कि ये मैक्स 7 to 10 days या 2 weeks में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। लेकिन कुछ वायरल इन्फेक्शंस के सीक्वल्स बड़े बुरे होते हैं। हर्पीज जोस्टर या शिंगल्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पेन। जी। इट कैन बी प्री एरप्टिव, के निकलने से पहले पेन, फिर ड्यूरिंग द शिंगल्स बड़ा सीवियर पेन होता है, और उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो पोस्ट शिंगल्स के बाद में जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और इसके लिए फिर स्पेशल पेन मैनेजमेंट चाहिए होती है, प्रोलॉन्ग आपको पेन किलर्स चाहिए होती हैं या न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जो नए हैं वो चाहिए होते हैं टू कंट्रोल द पेन। और ये पेशेंट्स में समटाइम्स पेन इतना सीवियर होता है कि कुछ पेशेंट्स में सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखी गई, और कि वो कहते हैं कि अच्छा। इतना सीवियर पेन है कि इसको जो है ना, इससे बेहतर है कि बंदा मर जाए। तो इसलिए वो इन पेशेंट्स को के पेन को फैमिलीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना लाइटली ना लें, अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और उनके पेन को रिलीव करने की कोशिश करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। प्लीज़ स्टे विद अस, क्योंकि इसके आपके ब्रेक के बाद आके हम डॉक्टर साहब से शिंगल्स पे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे अबाउट शिंगल्स, और इन्होंने बताया कि इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन, और इसमें जो पेन हो रही है दैट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। अगर आपको आपके किसी अजीज़ को शिंगल्स है और वो पेन की कंप्लेंट कर रहे हैं तो यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। यू शुड गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट इट ट्रीटेड, गेट द मेडिसिन फॉर इट। सो मैं एक और बात बता दूं जी कि अब इतनी अच्छी एंटीवायरल अवेलेबल हैं जी। अगर आप पेशेंट को अर्ली स्टेज में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे लेके जाएं जी, और वो एक अच्छी एंटीवायरल उनको शुरू कर दें ओरली, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि फिर ये कंटेजियस भी नहीं रहता दूसरों के लिए। ओके। और दूसरा जो है ना, इसके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, और हीलिंग बड़ी क्विक हो जाती है। और इंसिडेंस ऑफ पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया, जो इसकी सबसे ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है, वो भी नहीं होती, या अगर हो भी तो बहुत नॉमिनल सी। राइट, कि इसका मतलब ये डॉक्टर साहब कि दो इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन बट वेरी वेल कैन बी वेरी वेल हैंडल्ड अगर इसको शुरू में पकड़ लिया जाए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसकी क्या लाइक आई बिलीव कि इट अपीयर्स लाइक छोटी हाइव्स टाइप या छोटे दानों की तरह अपीयर होता है, तो इसको कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये शिंगल्स है या ये क्या है? कैसे पता चलेगा पेशेंट अर्ली कैसे पता चल सकता है? अर्ली जो है ना, इसमें सबसे पहला सिम्टम पेन होता है और यूनिलैटरल। अच्छा, वन साइड, ओके, वन हाफ ऑफ द फेस, वन हाफ ऑफ द चेस्ट, ओके, और वन साइड ऑफ द लिम्ब। ओके। तो अगर वहाँ इसमें जो एक ख़ास बात होती है कि पैचेस में थोड़ी थोड़ी रेडनेस आती है, राइट, फिर छोटे छोटे बारीक दाने ग्रुप्स की सूरत में आते हैं, इसीलिए इसका नाम हर्पीज़ है। अच्छा, और फेस पे अगर आए तो इसको हमें हर्पीज सिम्प्लेक्स से भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन उसमें इतना पेन नहीं होता और पूरी नर्व के साथ नहीं होता। हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है वो पूरी नर्व को इन्वॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ एक लोकलाइज स्पॉट पे होता है। जी जी। और जबकि ये जो है पूरा एक नर्व के साथ साथ जहाँ होता है उसमें जाता है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो इसलिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि अब चूँकि मेडिसिन चूँकि काफ़ी एडवांस हो गई, पहली बात चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवा लें जी बच्चों को, और दूसरी बात इम्यूनिटी का लेवल चेक करके, अगर इम्यूनिटी लो है तो ससेप्टेबल पेशेंट्स जो हैं उनमें अगर चाहें तो इसकी शिंगल्स की भी वैक्सीन लग सकती है, और नहीं तो अगर हो चुका है तो उन पेशेंट्स में वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं, उन पेशेंट्स को एंटीवायरल से आप फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ताकि जो उसकी कॉम्प्लिकेशन लेवल है वो काफ़ी लो हो जाए। तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मौसम चेंज होता है और बार बार कहा जाता है कि जी इफ़ यू आर 50+ और समथिंग तो शिंगल्स का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, तो आपका क्या ख्याल है कि जिन लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स नहीं हुआ और बट उन्होंने चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाई हुई है, उनको भी लगवाना चाहिए और इसका कोई हर्ज तो नहीं अगर लगवा लें? कोई हर्ज नहीं है इसका कोई हर्ज। सो यू थिंक इट्स एन वाइजर डिसीजन कि हम ये इंजेक्शन जो है हर्पीस का ये लगवा लें? जी,
सो व्यूअर्स, मेरा ये ख्याल है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आई नो इट इज़ एन एक्सपेंसिव इंजेक्शन, लेकिन अगर आपको चिकन पॉक्स बचपन में नहीं हुआ हुआ, आपने बेशक चिकन पॉक्स का इंजेक्शन भी लगवाया हुआ है, बट देन अगर आपको खतरा है या आपके इर्द गिर्द किसी को दोबारा चिकन पॉक्स हो गया है या कुछ, तो प्लीज़ फिर आप ये शिंगल्स का कंसिडर करें ये इंजेक्शन लगवाने के लिए, ताकि आप लगा सकें। सो इसके साथ डॉक्टर साहब, ये जो हम हर्पीस की बात कर रहे थे, ये भी इट्स सॉर्ट ऑफ शिंगल्स? नहीं, ये दो तरह के ये अलग अलग वायरसेस हैं जी। एक हर्पीस सिम्प्लेक्स और एक जो है हर्पीस जोस्टर। ओके। हर्पीस जोस्टर जो है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। ओके। इसी तरह हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है वो एंटायरली डिफरेंट वायरस है। राइट। कॉमनली जो यहाँ इन स्पेशली कनाडा जो है जी, हर्पीस का मतलब ये लिया जाता है हर्पीस सिम्प्लेक्स। जी बिल्कुल। जो आमतौर पे अगर आप देखें कि कुछ लोग आपको बताएंगे कि जी बुखार हुआ तो लिप्स के साथ हमारा मुंह पक गया, लिप्स के साथ दाने बिल्कुल निकल बिल्कुल, आए, वो बड़े पेनफुल दाने निकल आते हैं, बिल्कुल सही, जी दैट इज बिल्कुल। हर्पीस सिम्प्लेक्स। अच्छा। और इसकी दो किस्में, एक है जो पेरीओरल एरियाज में आती हैं जी। और एक जेनिटल एरियाज में आते हैं। जी। और जो पेरीओरल एरियाज में हैं वो आमतौर पे सोशल किसिंग से एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये भी सबसे कॉमन कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, ट्रू। हर्पीस सिम्प्लेक्स। और जो हर्पीस जेनिटैलिस है, ये कुछ पेशेंट्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है। ओके। और हर्पीस ग्रुप ऑफ वायरस के बारे में बस एक बात पहले भी मैंने आपको बताई है कि वंस द वायरस इज इनसाइड द बॉडी इज गोइंग टू स्टे। चाहे आप मेडिसिन लें चाहे आप मेडिसिन ना लें, इट विल स्टे इन योर बॉडी। और इसीलिए इसकी रिकरेंस बहुत होती है। कुछ पेशेंट्स आपको हमें आके बताते हैं कि जी जब भी बुखार होता है तो मेरा ये मुंह पे पक जाता है। ठीक। और अक्सर इसको ये कोरिलेट करते हैं कि जी हमने गर्म दवाई खा ली, कि जी जब भी बुखार होता है कोई गर्म दवाई डॉक्टर दे तो ये दाने निकल आते हैं। तो फिर उनको हम एजुकेट करते हैं, दिस इज़ नॉट दैट, एक्चुअली इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन जो जिसकी रिकरेंस होती है। इन पेशेंट्स को भी अगर आप एंटीवायरल देते हैं तो इनमें रिलैप्स रेट कम हो जाता है, लेकिन ये बॉडी से एरेडिकेट नहीं होता। और जो टाइप 1 है वो ओरल कैविटी के अराउंड ज़्यादा होता है, और जो टाइप 2 है वो जेनिटल एरियाज़ में ज़्यादा होता है। और फीमेल्स में अगर किसी को पता हो कि उनको हर्पीस के अटैक होते हैं स्पेशली जेनिटल में, और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट को इस बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि उसके लिए उन्हें फिर प्री मेड ज़रूर देना पड़ता है। यानी डॉक्टर साहब, कहने का मकसद ये होगा कि जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी जी, और उसमें फिर एंड दिस वायरस स्टेज इन द बॉडी, इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब। बिल्कुल। और वो ट्रिगर तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, वो चाहे किसी बीमारी से हो रही है, चाहे किसी चीज़ से हो रही है, तो स्ट्रेस से, किसी कोई एग्जाम आ गया, एग्जैक्टली। तो ये एट वंस जो है इट जस्ट कम्स आउट। लेकिन ये चूंकि छोटा सा एरिया होता है ना, हाँ, तो पेशेंट ज़्यादा इससे परेशान नहीं होते। राइट। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, आपने इसकी जो दूसरी किस्म बताई है, जैसे आपने बताया कि इफ़ यू वांट टू बी प्रेग्नेंट, या जो ख़वातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, दे शुड सी देयर गायनेकोलॉजिस्ट। जी, उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। वैसे तो अब उसका नॉर्मली टेस्ट भी करते हैं जी, तो उससे भी उनको आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर उनको पहले से डायग्नोज्ड हो तो उसको ज़रूर बता दें। राइट, बिकॉज जेनिटल में, ओरल में नहीं परेशान होने की जरूरत। राइट, उससे इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। उसकी बस ये परेशानी है कि जब डिजीज एक्टिव हो जी, तो दूसरे बच्चों को सोशल किस से अवॉइड करें। ओके, क्योंकि उससे फिर वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या वो जो एक ग्लास में पानी पीते हैं दूसरा बच्चा उससे ना पिए, बिकॉज वो इट इज इजीली ट्रांसफरेबल। और ये चूंकि सबसे कॉमन है तो, और सबसे इजीली ये इसकी कंटेजियस है, तो इसको ज़रा अगर आप वो कर लें तो अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, दूसरा एक सवाल होगा आपसे कि हमारी जो हम लोग साउथ एशियंस हैं, हमें एक बहुत ज़्यादा देखा जाए जैसे हाइपोपिगमेंटेशन कह लें या वर्टिलाइगो है बेसिकली, ये बहुत ना जाने क्यों लेकिन शायद अब बढ़ती जा रही है ये तकलीफ, या हम ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए हैं कि मतलब इट इज़ वेरी कॉमन अमंग अस। इसकी क्या वजूहात है? जी, ये सबसे ज़्यादा हमारे एशियंस में ही कॉमन, एशियंस में नहीं कहूँगा इसको, कलर्ड लोगों में, जी, जिनमें पिगमेंट टैन होता है, जी ठीक, उनमें कॉमन इसलिए हमें पता लग जाता है। नंबर एक, आजकल हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए हैं, सही। और दूसरा, हम हर चीज़ को डॉक्टर गूगल से, बिल्कुल, हम सब के कॉमन फ्रेंड डॉक्टर गूगल, और फिर उससे हम रिसर्च कर लेते हैं। और तीसरे, ये हमारे
जो एशियंस में स्पेशली इंडियंस और पाकिस्तानी में इसको एक सोशल स्टिग्मा के तौर पे ले लेते हैं। वेरी ट्रू, सोशल स्टिग्मा के तौर पे अच्छा। और हालांकि दिस इज़ नॉट ए कंटेजियस डिजीज़। बिल्कुल सही। मतलब इसमें जिस पेशेंट को विटलाइगो होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट, लेकिन जो सामने देख रहा होता है उसके पेट में दर्द जरूर होता है। बिल्कुल और सही वो कहा आपने। ना चाहते हुए भी उसको एक दफ़ा पकड़ के फलां के पास जाएं, फलां डॉक्टर के पास जाएं, फलां हकीम के पास जाएं जी। एक दफ़ा उसको साइकोलॉजिकल पिंच ज़रूर करता है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो कॉन्शियस हो जाता है इंसान, और उससे वो पेशेंट के लिए एक अगेन साइकोलॉजिकल ट्रामा फ्रॉम द बिगनिंग शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका पेशेंट को कोई ऐसी वो जैसे कहनी चाहिए ना कि सिवाय साइकोलॉजिकल बर्डन के और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। व्हाई आई एम लूजिंग दिस पिगमेंट, और वो भी सोशली कि उसको सोशली दिन में 100 लोगों को जवाब देना होता है, और स्पेशली जब ये एक्सपोज्ड पार्ट्स पे होता है। बिल्कुल सही। तो उसमें जब ये एक्सपोज्ड पार्ट्स में होता है तो फिर हर देखने वाला उनको एक दफ़ा ज़रूर कोई ना कोई जैसे कहते हैं जुबैदा आपा का एक टोटका ज़रूर पकड़ाता है कि बेटे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और ये नहीं तो ये डॉक्टर को देख लो। राइट। और लकीली अब इसके लिए हमारे पास काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। और जिस तरह पहले होता था कि इसको सिर्फ हम एक कहते थे कि ये ला इलाज है, तो वो ला इलाज नहीं रहा। अब जो है ये इसकी बहुत सारी लगाने की दवाइयाँ और फोटोथेरेपी वो अवेलेबल है, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। और लेकिन अब चूँकि कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो इतने ज़्यादा सोशली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, दे वांट कि उनका सारा पिगमेंट ख़त्म हो जाए, कि हमें कोई ऐसी दवाई दें, ऐसा टीका लगाएं कि जिससे हमारा ये सारा पिगमेंट ही ख़त्म हो जाए, ताकि हम जो है ना फिर इस अजाब से जान छुड़ा लें। They will look feel a bit normal. To feel bit normal. Bit normal. ताकि वो जो लोगों की एक सवालिया निशान होता है वो एग्जैक्टली कि एक सवालिया निशान जो है उससे बच जाते हैं। तो मैं अपने सब विटलाइगो के पेशेंट्स जिनमें लोकलाइज्ड एक्सपोज्ड एरिया में डिजीज़ हो, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ वो कंसीलर। ठीक, मैं उन्हें कहता हूँ कि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट, राइट, लेकिन कम से कम इससे सामने वाले का पेट दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ, वो सवाल खत्म हो जाएगा कि उसके सवालों से आप बच जाएंगे, बाकी ट्रीटमेंट हम साथ साथ करते रहेंगे, और इससे बहुत उन पेशेंट्स को एक हेल्दी इफेक्ट आता है। राइट। और अभी इसमें चूँकि अनफॉर्चुनेटली इट्स ए डिजीज़ ऑफ कलर डिसीज़, तो जितनी रिसर्च इसकी हमें खुद करनी चाहिए वो हम करते नहीं, और सारी रिसर्च के लिए हम डिपेंडेंट हैं इधर वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि उनकी ये डिजीज़ नहीं है। हाँ। उनको इससे प्रॉब्लम नहीं होते, उनका ऑलरेडी कलर जो है वो टाइप 1 स्किन है, तो उनमें तो ये नज़र ही नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। और लेकिन आई मेट कपल ऑफ पेशेंट्स जिनको विटलाइगो था, और दे वर हैविंग द सेम साइकोलॉजिकल बर्डन एज आवर पेशेंट्स। तो लेकिन अगेन चूँकि इसमें इतना ज़्यादा वो रिसर्च यहाँ नहीं हो रही, तो इसकी अपडेट्स इतनी नहीं आती। तो हमें खुद एज ए प्रॉब्लम ऑफ आवर एरिया हमें इस पे रिसर्च करने की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन अभी लेटली इसमें काफ़ी नई ड्रग्स आ रही हैं, तो वी आर बिट होपफुल कि इंशाल्लाह हम अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छा इसमें ट्रीटमेंट दे सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। विद दिस वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक व्यूअर्स, और इसके बाद हम वापस आएंगे, और जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा उसमें हम डॉक्टर साहब से आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है लेडीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, दैट इज़ बॉडी कंटूरिंग, उसके बारे में इनसे मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही इज़ टेकन एज द अथॉरिटी इन दिस सिस्टम। सो प्लीज़ स्टे विद अस, डोंट गो। वेलकम बैक व्यूअर्स। और जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि डॉक्टर साहब से हम बॉडी कंटूरिंग के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब से इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ के बारे में लेना चाहूँगी, वो है बर्थ मार्क्स। बच्चों के ऊपर जब वो पैदा होते हैं, कई दफ़ा स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर काफ़ी सारे बर्थ मार्क्स होते हैं जो पेरेंट्स के लिए डिस्टर्बिंग होते हैं।
तो आई वुड लाइक टू आस्क हिम अबाउट दिस, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में इनकी जब हम क्लिनिक पे जाते हैं तो बेतहाशा पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बड़े एक्सेसिव किस्म के बर्थ मार्क्स होते हैं और ये उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। सो डॉक्टर साहब, इसके बारे में भी आप ज़रा प्लीज़ बताइए। आपने बहुत अच्छा टॉपिक एक छेड़ा है और इससे कम से कम बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी बर्थ मार्क बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो वास्कुलर यानी रेड कलर के, जी जी और इन्हें हम पोर्ट वाइन स्टेन भी कहते हैं जी। और एक वैरायटी को हेमेंजियोमा भी कहते हैं। और फिर होते हैं जो पिगमेंटेड होते हैं। राइट। उसमें जो इसकी कलर होता है वो यूजुअली होता है या तो ब्राउन होते हैं या फिर ब्लैक होता है, और स्लेट ग्रे जिसे कहते हैं वो होता है। तो बर्थ मार्क के बारे में जो एक सबसे पहली बात ये होती है, वो कुछ बर्थ मार्क्स जिस तरह पोर्ट वाइन स्टेन है तो वो एट बर्थ होता है और उसको शुरू में ही जिस तरह कहते हैं देखते ही पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका एक जो जिसे कहते हैं डार्क साइड ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स इन पेशेंट को हमारे पास रेफ़र ही नहीं करते। राइट। और ये कहते हैं जी अभी चलने दें, जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तो फिर आप इसको ले जाएं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, फिर दिखाएं। हालांकि कुछ बर्थ मार्क्स ऐसे हैं जिनका जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतना अच्छा होता है, स्पेशली पोर्ट वाइन स्टेन का। और पोर्ट वाइन स्टेन में स्पेशली अगर आँख इन्वॉल्व हो तो उस पेशेंट को आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाना होता है और उसका MRI भी करना होता है, ताकि अगर आँख या दिमाग की झिल्ली की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो भी बर वक्त पता चल जाए, बजाय इसके कि देर से कोई लॉस हो जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अरसे से इसकी लेज़र ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है। और आपके तवस्सुत से मैं ये बता दूं कि जितने भी ये पेशेंट्स होते हैं उनको हम एज ए चैरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करते हैं, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे ये ब्लैक कलर का हो। तो जो हजरात जो लोग भी नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हो, व्हेनेवर दे सी द पेशेंट्स विद द बर्थ मार्क, वो काइंडली उनको हमारे पास रेफ़र करें, और चाहे वो अफोर्ड करें या ना करें तो हम उनको ये ट्रीटमेंट की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपके कोई जानने वाले, कोई रिश्तेदार जो बैक होम पाकिस्तान में है एंड हु हैव दिस प्रॉब्लम, जिनके बच्चों के चेहरों पे या बड़ों के चेहरों पे आपको बर्थ मार्क्स नज़र आ रहे हैं और वो पूरी फैमिली ही इफ़ेक्ट हो जाती है, तो प्लीज़ डॉक्टर साहब लाहौर के अंदर मौजूद हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रीटमेंट करते हैं। प्लीज़ इनसे ज़रूर रजू कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये फ़ी सबीलुल्लाह इसका इलाज किया जाता है डॉक्टर साहब के क्लिनिक के अंदर पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए जनाब, जो एक आजकल हमारी लेडीज़ में बहुत शौक चला हुआ है बॉडी कंटूरिंग का, तो ये क्या है? इट्स नॉन इन्वेसिव या इन्वेसिव, या क्या इसका ट्रीटमेंट है, या किस तरीके बॉडी कंटूरिंग से मुराद क्या है आपकी? बॉडी कंटूरिंग को अगर हम शुरू करें तो बॉडी कंटूरिंग का मतलब है कि बॉडी अपनी रेलेवेंट शेप में आ जाए। अच्छा। और कुछ लोग जो ग्रॉसली ओबीज होते हैं उनके लिए प्लान अलग होता है जी। मीडियम ओबीज के लिए अलग प्रोग्राम होता है, और जो फिट लोग होते हैं उनमें छोटी पॉकेट्स लाइक कोई साइड ऑफ जीन्स से आपको नज़र आ जाती है, या शर्ट से कोई छोटा सा, जिसको वो कह रहे होते हैं जी लव हैंडल्स या सैडल बैग्स, जी 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 बिल्कुल, या लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में कोई टायर नज़र आ गया जी सही। इसी तरह कुछ फीमेल्स में बाजू उनको अपने बड़े तंग करते हैं, इवन कुछ पेशेंट्स को अपनी डबल चिन बड़ी तंग करती है। तो ये सारे जो है बॉडी कंटूर्स में आते हैं। बॉडी कंटूर्स जितने प्रोपोर्शनेट हो उतना फिगर अच्छा लगता है सही। और इसमें जो दो तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, एक है जो नॉन इन्वेसिव और एक है इन्वेसिव ट्रीटमेंट। जो नॉन इन्वेसिव हैं वो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो रहे हैं कि उसमें कोई कट नहीं और कोई उसमें कैनुला नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, और उसमें आप आते हैं और ट्रीटमेंट करा के वापस चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये ट्रीटमेंट टेम्परेरी है। इनके रिजल्ट्स को परमानेंट अचीव करने के लिए आपको दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। एक, अपनी डाइटरी हैबिट को ठीक करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, और दूसरा डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट करना पड़ेगा। ट्रू। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक तरफ से आप नॉन इन्वेसिव बॉडी कंटूरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ढेर सारा खाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही, और सिडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, और आप सिर्फ बिलीव कर रहे हैं कि जी मैं तो ये
ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो इससे जो है वो फिर अब मैं पतला या पतली रहूँगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको इन ट्रीटमेंट्स में चाहे ये इन्वेसिव हो या नॉन इन्वेसिव हो, चाहे आप लाइपोसक्शन कर रहे हैं, इसमें फेलियर जो है ना बड़ा कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान में मैंने देखा है। और फेलियर की सबसे बड़ी वजह है कि वो स्टेप 3 को इग्नोर कर देते हैं, स्टेप 3 पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, जबकि उससे पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 करना चाहिए। स्टेप 2 करना चाहिए। सही। स्टेप 1 जो है चेंज इन डाइटरी हैबिट, चेंज इन लाइफस्टाइल। और अगर आपको लगता है कि जी आपकी डाइट भी अच्छी कंट्रोल्ड है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं या वर्कआउट भी कर रहे हैं, जितना खा रहे हैं उसको बर्न भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्यू पॉकेट्स ऑफ स्किन आर देयर, राइट, फिर ये पेशेंट्स आइडियल पेशेंट्स हैं। राइट, फिर उन पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग काम भी करता है। राइट, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो स्टेप 3 पे डायरेक्ट आते हैं। उनमें भी मैं कुछ पेशेंट्स को ज़रूर कैटर करता हूँ टू किक स्टार्ट, कि कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जिनमें मोटिवेशन ही नहीं हो रही होती, तो उनको हम कहते हैं कि जी ठीक है, आप इसके 1-2 सेशंस टू किक स्टार्ट ले लें, आप मोटिवेट हो जाएं, और फिर उसके बाद जो है ना आप यू विल कीप ऑन गोइंग विद द स्टेप 1 एंड स्टेप 2, यानी कि डाइट कंट्रोल। उसके लिए आप किसी अपनी अच्छी डाइटिशियन जो है उनसे राब्ते में रहें, 2 के लिए किसी अच्छे जिम में जाएं, और एरोबिक्स या व्हाट्सएवर जो यू लाइक, या घर में आप छोटा जिम बना के वो कर सकते हैं, या इससे वॉक पे ही निकल जाए डॉक्टर और साहब। सिंपल, वैसे मैं तो हर किसी को कहता हूँ कि आप 30 मिनट्स वॉक कर लें या 20 मिनट्स वॉक कर लें, दैट्स इनफ। और स्टेप 3 पे फिर जो है ना हमारे पास नॉन इन्वेसिव में वर्ल्ड ओवर आजकल 2 ब्रांड लीडर्स हैं। एक है विद कूल फ्रीजिंग द फैट, वो कूल स्कल्पटिंग है, और उसमें जो इट्स वेरी गुड ट्रीटमेंट, नो एनेस्थीसिया, नो कट, लेकिन इसमें छोटी पॉकेट्स को ट्रीट करते हैं, राइट। और चूँकि इसके साथ कंज्यूमेबल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ट्रीटमेंट आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। बट एनी एरिया ऑफ द बॉडी कैन बी ट्रीटेड नाउ विद द फैट फ्रीजिंग, राइट। और इसमें पेशेंस भी चाहिए क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता इसका। अच्छा। और इसमें सेशंस होते हैं, यूजुअली 2 और 3 सेशंस पर एरिया आर रिक्वायर्ड, राइट। और ये सबसे पहला ब्रेक थ्रू था नॉन इन्वेसिव बॉडी कंटूरिंग में, फ्रीजिंग द फैट। राइट। फिर उसके बाद जो अब नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट आया जिसने दुनिया में तहलका मचाया, दैट इज़ वैनक्विश। और वैनक्विश जो है ये फ्रीजिंग का अपोजिट है। अच्छा। और ये हीट से जो है ये फैट को ट्रीट करता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक टारगेट, जिस तरह उधर उसका स्पेसिफिक टारगेट वाज फ्रीजिंग फैट, जी, यहाँ स्किन को डैमेज किए बगैर हीटिंग द फैट, और दोनों का मैकेनिज्म एक ही है, एक फ्रीज करके किल करता है और एक हीट करके किल करता है। ठीक ठीक ठीक। और उसके जो फ्रीजिंग के सेशन है वो आफ्टर 2-3 मंथ एक सेशन होता है, और जो हीटिंग है वैनक्विश उसका सेशन वीकली होता है, एंड यू नीड एटलीस्ट 6 to 8 सेशंस पर एरिया। और दोनों ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से वी हैव बोथ द मशीन्स, और बोथ ऑफ देम वर्क वेरी वेल। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि जी हम वी आर हैप्पी कि हम 6 to 8 सेशंस इन ए रो लेके हम जो है फिनिश आउट करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं ओके विल गो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ट्रीटमेंट then we will go with the exercise, diet control, then we will come for the डॉक्टर साहब, एक मेरे जहन में बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो आप करते हैं तो लाइक कितने इंचेस में फ़ायदा होता है? सपोजिंग किसी की वेस्ट लाइन आई जस्ट से 36 है, तो उसको 28 करने में कितने सेक्शंस लगेंगे? आमतौर पर लड़कियों में तो ये बहुत शौक होता है जी हमारी तो 20s में होनी चाहिए वेस्ट लाइन, तो 36 से 28 पे जाने के लिए कितने सेशंस उसको लगेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू सो मच। यानी कि आप फिर वही बात कि सब कुछ स्टेप 3 पे डालें और स्टेप 1 और स्टेप 2 का कोई सवाल ही नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, वो भी साथ साथ चल रहा हो कि वेट भी मतलब डाइट भी कंट्रोल्ड हो और एक्सरसाइज भी हो रही हो। लेकिन आप देखिए, अगर आप डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसमें भी इट टेक्स टाइम टू रिड्यूस। बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा। लेकिन फिर भी आप जहन में याद रखें कि इंचेस जल्दी लूज होते हैं, वेट ज़रा स्लो होता है, वेट कम होता है। ठीक है। और इसमें भी अगेन ये याद रखें कि बहुत ओबीस पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर बहुत ओबीस पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट होगा तो स्लो होगा, ओके, और मैजिकल रिजल्ट नहीं होंगे, राइट, ठीक है। और
कंटूरिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। राइट। और इसी तरह ही जब हम समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में हम दोनों ट्रीटमेंट कंबाइन भी कर लेते हैं। ठीक। कई दफ़ा हम ये कूल स्कल्पटिंग और वैनक्विश के अलावा एक थर्ड मशीन जो इसके साथ ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ वेला शेप। उससे साथ साथ पेशेंट शेप आउट भी कर रहा होता है। राइट। और इस तरह फिर पेशेंट को मल्टीपल टारगेटेड ट्रीटमेंट से हम एक अच्छी शेप भी दे देते हैं, नॉन इन्वेसिव। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इस स्लो मोशन प्रोसीजर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उनके लिए फिर हमारे पास जो 3 तरह के प्रोसीजर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और उनमें सबसे पहले पावर्ड लाइपोसक्शन है, और उसमें ये होता है कि हम लोकली या ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन इसको कहते हैं कि लोकली उस एरिया को नम करके स्मॉल होल्स से जो है ना हम पावर्ड लाइपोसक्शन से फैट निकाल लेते हैं। अगर किसी की स्किन सैग्ड हो तो उन पेशेंट्स में फिर हम स्मार्ट लाइपो जो है ट्राइप्लेक्स वो यूज़ करते हैं, और मतलब पहले लेज़र उससे हम फैट मेल्ट कर लेते हैं। जी जी। और फिर उससे स्किन टाइट भी हो जाती है, और फिर हम फैट को सक आउट कर लेते हैं। राइट। और तीसरा प्रोसीजर जो है वो अल्ट्रासाउंड असिस्टेड यानी वेज़र, और उसमें भी यही है, पहले एक एरिया को नम करते हैं, फिर वेज़र यूज़ करते हैं टू मेल्ट द फैट एंड टाइटन अप द स्किन, एंड थर्ड इज सक्शनिंग। लेकिन अगेन दिस इज स्टेप 3। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोटिवेटेड हों, जिन्हें पता हो कि स्टेप 1 इज़ अगेन चेंज इन डाइटरी हैबिट, चेंज इन sedentary lifestyle, and then is for these localized pockets we can use these either invasive or non-invasive treatments. और आजकल एक और चीज़ भी जो काफ़ी इन कंसिड्रेशन है, लेकिन वो बहुत ओबीज पेशेंट्स में है, हर पेशेंट में नहीं है। एक है गैस्ट्रिक बैलूनिंग और दूसरा जो है वो गैस्ट्रिक बाइंडिंग, और ये बहुत ओबीज पेशेंट्स के लिए मतलब हेल्पफुल प्रोसीजर है। यानी इसमें वो जाहिर बात है गैस्ट्रिक, वो तो एक डॉक्टर साहब उसके लिए तो फिर एक बंदा बिल्कुल रहता आपके साथ प्रोग्राम किया जाए जिसमें आप बताएं कि गैस्ट्रिक बाइंडिंग क्या है, और उससे बिकॉज आई एम श्योर कि जब आप गैस्ट्रिक बाइंडिंग करेंगे देयर इज आपका वेट लॉस होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सैग कर जाएगी, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी एक अपनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो उससे ये अब एक नया ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वर्ल्ड ओवर जी जी आ गया है कि मैसिव वेट लॉस के साथ जो पेशेंट आते हैं, हाँ कि मैसिव वेट लॉस के जी, फिर वो एक तरफ से तो वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जी हमारा 30 kg वेट कम हो गया, हाँ। हमारा जी 20 kg वेट कम हो गया विद इन 2 months। लेकिन इस मैसिव वेट लॉस में एक प्रॉब्लम और भी है कि यू विल लुक गुड व्हेन यू आर ड्रेस्ड अप। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन जब वो अपने आप को शीशे में खुद ड्यूरिंग द शावर देखेंगे एक दफ़ा, तो सम पेशेंट्स रियली हेट इट, क्योंकि मतलब जाहिर है कि अब इतनी ज़्यादा सैग्ड स्किन, तो फिर दे डोंट लाइक इट। तो इसलिए उसका ये तरीका है कि गो स्लो, कि स्टार्ट स्टेप 1, स्टेप 2, अगर फिर भी आपको लगे कि दिस इज़ नॉट हेल्पिंग, देन स्टेप 3। और एक्सरसाइज से बॉडी टोनिंग को भी अचीव किया जा सकता है। और सिमिलरली स्लो, जब भी आप ये जो क्रैश डाइटिंग के वजह से भी एक कुछ लोगों में मैसिव वेट लॉस होता है, अगर आप उन सब से इंटरनली पूछें कि मैसिव वेट लॉस से व्हाट दे हैव गेन्ड एंड व्हाट दे हैव लॉस्ट, तो हमारे जो एक फ्रेंच डॉक्टर जिनसे ही वाज माय मेंटोर, तो वो कहता था कि विद फ्रेंच वो कहता था कि मैसिव वेट लॉस यूजुअली फीमेल्स लूज देयर एसेट्स। तो ऐसी एक्सेसिव क्रैश डाइटिंग ना करें कि जिससे आप अपना फिगर परमानेंटली लूज करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दी। आई एम श्योर व्यूअर्स आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। डॉक्टर साहब ने हमें अर्टिकेरिया की किस्में बताई, उसका इलाज बताया, हर्पीस का बताया, और बर्थ मार्क्स के बारे में डॉक्टर साहब ने बड़ी हमें इन्फॉर्मेशन दी कि बर्थ मार्क्स जो हैं वो कैसे ठीक किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में इनकी क्लिनिक में फ़ी सबिलिल्लाह ये काम किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने हमें बॉडी कंटूरिंग के बारे में भी बताया। तो बेसिक यही है कि आप अपनी डाइट का ख्याल करें, अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर कुछ एक्सरसाइज रखें, और कोशिश ये करें कि अगर आप
इस लेवल पे हैं कि आपका वेट गेन हो सकता है तो कंट्रोल कर लें कि वो वेट बढ़े ना, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो देन देयर इज़ दिस अनदर ऑप्शन ऑफ बॉडी कंट्रोलिंग. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग और ये वही बात है, सब्र आजमा चीज़ है. With this, we come to the end of the program. Inshallah, take care of yourself. See you next week. Khuda Hafiz.